अलर्ट रहोगे कि हमको समझना है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि पहले ये जानो कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते किसको हैं। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो होता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए या अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जरूरी होता है। तो डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो संस्थाएं होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो डेमोक्रेसी को तो हम लोग पहले समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, समझाए थे ना। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, तो इलेक्शन कराने का इंस्टीट्यूट, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का इंस्टीट्यूट, और लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स हाउस, फिर ऐसे ही कुछ और भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस, सॉलिसिटर जनरल का ऑफिस, ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल, ये सब भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबका फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। क्लियर है? तो आप समझ रहे हो क्या पढ़ना है हम लोग को? वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या है? जो ट्रू एंड कंप्लीट डेमोक्रेटिक सेंस को कंटेन करने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स कंपलसरी होते हैं, ट्रू एंड perfect democratic government cannot be attained without some free and fair autonomous institutions। क्लियर है? लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए हमें कुछ स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से काम करने वाली संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। अगर ये स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से फ्री एंड फेयर एटीट्यूड में काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हमारे बीच नहीं रहे तो हमारा डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगा, वो भी खतरे में आ जाएगा या उसकी क्वालिटी में कमी आने लगेगी और वो धीरे धीरे दूसरे तरह के सिस्टम में चेंज हो जाएगा। वो डिक्टेटरशिप की ओर जा सकता है, वो मेजोरिटेरियन एटीट्यूड अटेन कर सकता है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कौन है? जो डेमोक्रेसी के ट्रू सेंस को कंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ताकि वास्तव में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर हमने समझा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के चुनने का जो तरीका है वो फ्री एंड फेयर हो, वोट का वैल्यू सबका सेम हो, और जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के जरिए इलेक्टेड हैं उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए पावर का इस्तेमाल होता है, और जो डिसीजंस लिया जाए वो डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लिमिटेड हो, और डिसीजन पब्लिक के, नेशन के और ह्यूमैनिटी के, इन्वायरमेंट के फेवर में हो। ये सारे गुण जब सरकार धारण करती है तब ना उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये सारे गुण हमारी सरकार में तब होंगे जब हमारे देश में कुछ स्वतंत्र संस्थाएं होंगी, कुछ निष्पक्ष संस्थाएं होंगी जो किसी भी प्रकार से भेदभाव का शिकार नहीं होती है और स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष ढंग से संविधान में दिए गए अपने अधिकार के मुताबिक काम करती है। तो ऐसी संस्था जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है या जो भारत के संविधान में वर्णित हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक मूल्यों को धारण करने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हीं को हम लोकतांत्रिक संस्था कहते हैं। क्लियर है? तो आप लिख लीजिए, तीसरा टर्म आप बना लीजिए, व्हाट इज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे क्यों लिखोगे? सीधे लिखो, तीसरा टर्म बनाओ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और पहले तुम हमको समझाओगे कि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है। Are you able to understand the meaning of this term, democratic institution? Try to represent your answer in your own words. Democratic institutions means the institutions which are compulsory to contain true government by a nation or society.
क्लियर है? बहुत कंसाइज में इतनी बात समझेंगे हम लोग क्या कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने के लिए या लोकतंत्र के मूल्यों को धारण करने के लिए जरूरी जो संस्था है उन्हीं संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो अब आप डिफाइन कर लोगे, कर लो, अभी कर लो कि द इंस्टीट्यूशंस विच आर नेसेसरी, द इंस्टीट्यूशंस विच आर नेसेसरी, the institutions which are necessary for the smooth going of a democratic government, for a smooth going of a democratic government. क्लियर है बाबू? तो चलो कौन कौन टर्म तुमको क्लियर कर लिया? बताओ। कैबिनेट का मतलब तुमको पता है कि कैबिनेट का मतलब क्या होता है? बताओ कैबिनेट का मतलब क्या होता है? Group of senior ministers including prime minister is called. Group of senior ministers including prime minister, such as finance minister, जोड़ो अपना, such as finance minister, home minister, foreign minister, defense minister, communication minister and prime minister. Group of these senior ministers are known as cabinet, or cabinet has power to take decision which have to be implemented in all over the nation. और ये कैबिनेट डिसीजन लेता है जो फिर पूरे देश में लागू किया जाता है। तो कैबिनेट को हमने कैसे डिफाइन किया आपके सामने कि कैबिनेट का मतलब था कि ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स। तो सीनियर मिनिस्टर्स जगह दिए तो प्राइम मिनिस्टर भी आ गए। मिनिस्टर में ही प्राइम मिनिस्टर क्या है? सीनियरों में वो सीनियर मोस्ट है। सीनियरों में क्या है? अब मिनिस्टर 3 तरह के हो गए, तो इनको हम सीनियर मिनिस्टर को ही क्या कहेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर कहेंगे, क्योंकि इन्हीं से कैबिनेट बनता है। क्या बनता है? कैबिनेट। और दूसरा आपने देखा डिप्टी मिनिस्टर। ये डिप्टी मिनिस्टर क्या है? तो ये सेकेंड ग्रेड मिनिस्टर है। कैसे है? सेकेंड ग्रेड मिनिस्टर है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि बिहार से एग्जाम्पल ले लो, हाँ नित्यानंद राय। तो नित्यानंद राय होम मिनिस्टर है। कैसे होम मिनिस्टर है? फुल फ्लेज नहीं है, सीनियर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो कैसे हैं? स्टेट मिनिस्टर। क्या है? तो मतलब मिनिस्टर का जो लेवल है वो 3 तरह का है। मिनिस्टर का जो लेवल है वो 3 तरह का है। समझ रहे हो? मैं मान लो कि किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, HRD मिनिस्टर, अब तो उसको एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता है, शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री एक व्यक्ति बना, वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठक में भाग लेगा, वो डिसीजन लेगा, तो क्या कहलाएगा? कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे धर्मेंद्र प्रधान अभी क्या है? शिक्षा मंत्री, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिसीजन लेने में बैठते हैं। क्लियर है? लेकिन शिक्षा विभाग में दूसरे और मंत्री भी आपको दिख जाएंगे, वो या तो डिप्टी मिनिस्टर होंगे या स्टेट लेवल के मिनिस्टर होंगे। तो डिप्टी मिनिस्टर के लेवल के मिनिस्टर या स्टेट लेवल के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर जो फुल फ्लेज मिनिस्टर होते हैं, उनके मदद के लिए होते हैं। अब मान लो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास बहुत तरह के क्या है? डिपार्टमेंट्स हैं। तो फिर उनके अंदर स्टेट मिनिस्टर्स होंगे और डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे, तो वहां वो कह देंगे कि सर आप प्राइमरी एजुकेशन को देखिए, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी को देखिए, ठीक है, और मैं ऑल ओवर सारा फिनोमेना रहेगा। तो इस तरह से वो क्या करेंगे? लायबिलिटी को डिवाइड कर देंगे। तो किसी मिनिस्टर के पास प्राइमरी एजुकेशन का डिपार्टमेंट होगा, किसी के पास हायर एजुकेशन, एडवांस एजुकेशन का होगा, समझ रहे? और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो क्या है? वो तो फुल फ्लेज ऑल ओवर सुपर बॉस है। क्लियर है ना? स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर सुप्रीम नहीं है, वो अपने आप में इटसेल्फ बॉस नहीं है। इटसेल्फ बॉस कौन है? सीनियर मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर। तो बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ उस डिपार्टमेंट में क्या होते हैं? डिप्टी मिनिस्टर होते हैं या स्टेट मिनिस्टर होते हैं। बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर अकेले ही होते हैं, या बहुत सारा डिपार्टमेंट कभी कभी सिर्फ स्टेट मिनिस्टर ही चलाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको प्राइम मिनिस्टर गाइड करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर गाइड करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। और
सारे मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होगा, जिसमें सिंगल मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी हैं और स्टेट मिनिस्टर भी हैं, तो इस ग्रुप को डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हिंदी में कहते हैं इनको मंत्री परिषद। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ा टीम है, मिनिस्टर्स का फुल फ्लेज, सारे मिनिस्टर इसमें शामिल हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर में सिर्फ सीनियर मिनिस्टर हैं, फुल फ्लेज मिनिस्टर हैं। ठीक है। डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर की कैबिनेट, कैबिनेट में जो भाग लिए इसलिए तो कहना है कैबिनेट मिनिस्टर। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको कैसे, कि वो सीनियर मिनिस्टर कहिए या सिर्फ मिनिस्टर कहिए, फुल फ्लेज मिनिस्टर कहिए। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, तो जो डिसीजन लेने वाला बॉडी है वो कहलाता है कैबिनेट। तो इस लिहाज से फिर उसमें भाग लेने वाले लोग को हम कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं। तो फर्स्ट हो गए कैबिनेट मिनिस्टर या सीनियर मिनिस्टर, फुल फ्लेज मिनिस्टर, जो कह लो। समझने की बात है ना, ये कोई नाम चिपकाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि एक सुपर बॉस होता है हर डिपार्टमेंट का, और जहां कोई नहीं है उसका बॉस कौन है? प्राइम मिनिस्टर। जो डिपार्टमेंट सबको बट गया, आज जो डिपार्टमेंट बच गया वो सब किसका है? उस सबका सुपर बॉस कौन है? प्राइम मिनिस्टर। आज जो डिपार्टमेंट जिसको दे दिया वहां का मिनिस्टर वो है, वहां का डिसीजन वो लेगा। बहुत सारे मिनिस्टर के साथ क्या होते हैं? स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। तो स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर क्या होते हैं? सेकंड ग्रेड मिनिस्टर है, ये फुल फ्लेज मिनिस्टर नहीं है, और ये डिसीजन टेकन बॉडी का हिस्सा नहीं होते। डिसीजन टेकन बॉडी जो है वो क्या है? कैबिनेट है। और कैबिनेट में सिर्फ कौन होते हैं? सिंगल मिनिस्टर होते हैं, फुल फ्लेज मिनिस्टर होते हैं। क्लियर? अब हम लोग लेसन के सेकंड स्टेप में आते हैं, और लेसन का सेकंड स्टेप तुमको एक एग्जांपल ले रहा है कि देखो एक डिसीजन लिया गया, डिसीजन ये लिया गया सितंबर 1990 में कि जो बैकवर्ड कास्ट है उसको 27% रिजर्वेशन दिया जाए। क्या डिसीजन लिया गया कि जो बैकवर्ड कास्ट है, अब बैकवर्ड कास्ट का मतलब क्या है? साफ लिखा है, लेटर को पढ़ो, क्या लिखा है? 27% reservation for socially and educationally backward classes in civil 27% रिजर्वेशन फॉर सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये लेटर का फोटो कॉपी NCERT 9 के बुक में दिया हुआ है, लेटर को पढ़ना। तो इस लेटर में वो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। किसने डिसीजन लिया है? कैबिनेट ने। कब डिसीजन लिया है? तो सितंबर 1990 में। क्या डिसीजन लिया है? कि 27% रिजर्वेशन वुड बी गिवन टू सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। ये सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट कौन है? इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं इंडिया का सोशल फ्रेम आपको समझाया और वहाँ बताया कि देखो एक ग्रुप है जनरल, और एक ग्रुप है OBC, और एक ग्रुप है SC, और एक ग्रुप है ST। हमने पहले भी आपको बताया है कि देखो SC ग्रुप में लगभग 8% पॉपुलेशन है। ST में, शेड्यूल ट्राइब में, जिनको आदिवासी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब में 8% पॉपुलेशन है। और लगभग SC जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये लगभग 16% है। ये लगभग इसलिए कहना पड़ता है कि कास्ट के बेसिस पर जो सेंसस है वो 1931 में हुआ है, उसके बाद जाति पर गिनती कभी हुई नहीं। तो लगभग प्रोबेबल माना जाता है कि 1/4, कितना? 1/4, 8% शेड्यूल ट्राइब्स एंड 16% शेड्यूल कास्ट, हरिजन और आदिवासी की आबादी कुल जमा 1/4 हो जाती है देश की कुल आबादी की। और इनको रिजर्वेशन दिया जा चुका है संविधान के पहले इम्प्लीमेंटेशन से। पहली बार संविधान जब लागू हुआ उसी में इनका अरेंजमेंट है, क्योंकि इनको ये वादा महात्मा गांधी ने 1932 में अम्बेडकर के साथ पैक्ट करके कर दिया था। तो आरक्षण का एक लेवल यहाँ क्लियर हो गया। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे बुक में मेंशन है कि अब आरक्षण किसको मिल रहा है? हरिजनों को और आदिवासियों को, मतलब दलितों को, जिनको कहा गया भारतीय समाज में, जिनको मार्जिनलाइज क्लास कहा गया, जिनको डाउन ट्रोडन कहा गया, उनकी पहचान संविधान सभा में किस रूप में किया? SC के रूप में और ST के रूप में। कहा कि ये दो ही मार्जिनलाइज क्लास हैं जिनका हिस्टोरिकली क्या हुआ है, इनको मार्जिनलाइज किया गया है और इनको
राइट नहीं मिले हैं, या इनको जितना सुविधा मिलना चाहिए था, इनका मतलब कहा कि इनका सोशली और इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरह से इनको क्या है, सप्रेस किया गया है, और इनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय हुआ है। अब इनको न्याय मिलेगा, तो ये बात क्लियर है कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिल चुका था संविधान के शुरुआती प्रावधान से, 1949 से, या 26 जनवरी 50 को जब संविधान लागू हुआ तो उसी दिन से। किसको आरक्षण मिला हुआ था? एससी और एसटी को कितना मिला हुआ था? 22%। कितना मिला हुआ था? 22%। 7% उनको एसटी को, 7% एसटी को, और 15% एससी। 22% रिजर्वेशन मिला हुआ था। किनको मिला हुआ था? एससी और एसटी क्लास। अब 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह became the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ नेशनल फ्रंट। तो यहाँ भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा कि देखो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 को बने। उससे पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये सितंबर 46 से प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर है? तो 47 के पहले जो नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि उस समय नाम प्राइम मिनिस्टर नहीं था, पोस्ट स्टेटस यही था, वो कहे गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो 46 में भारत में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। भारतीयों की पहली सरकार कब बन गई थी? 46 में। और 46 में पूरे भारत की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी ना, उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष कहलाए कौन? पंडित नेहरू। लेकिन पंडित नेहरू जो बने भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो तो पूरे भारत के बने ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश। 47 में 15 अगस्त को क्या हुआ कि देश का डिवीजन हो गया, और डिवीजन के बाद अब तो 2 देश हो गए। अब तो नेहरू उधर के प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए, तो फिर 2 सरकार बनी कब? साथ नहीं रहोगे तो नहीं समझोगे। भारत में इंटरिम गवर्नमेंट कब बन गई? 1946 में। भारतीयों की सरकार कब बन गई? क्लियर जवाब देना। भारतीयों की सरकार कब बन गई? 1946 में, अंडर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एक प्लान था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लॉ थी, नीति थी, जिसके तहत भारत में भारतीयों की सरकार बना दी गई, और भारत में चुनाव करा के संविधान सभा का गठन कर दिया कि अपना संविधान बना लीजिए, सरकार भी बना लीजिए, और इंटरिम गवर्नमेंट बन गई और संविधान सभा बन गया कब? 46 में। तो 46 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वो इंटरिम गवर्नमेंट किसकी थी? पूरे भारत की ना। 47 में क्या हुआ? वो देश डिवाइड कर गया, तो इंटरिम गवर्नमेंट क्या हुई? भंग हो गई, और फिर 2 सरकार बनी, पाकिस्तान की सरकार अलग और भारत की सरकार अलग। तो 47 में नेहरू सेकेंड टाइम न बन रहे प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? और सेकेंड टाइम में प्राइम मिनिस्टर बने कहाँ के? भारत के। और उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली। कौन बने? और इधर हमारे हेड ऑफ स्टेट के रूप में आए कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे, गवर्नर जनरल, जिनको आज राष्ट्रपति कहते हो, वो रहे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और उधर पाकिस्तान के बने कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बने? मोहम्मद अली। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो नेहरू सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे कब? 15 अगस्त 1947 को, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। उसके पहले इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी 1946 में, और तब से लेके 1946 से लेके, और फिर 47 का तो दिखाएंगे डिवीजन हो गया, फिर इंडिया। तो इंडिया में फिर नेक्स्ट इलेक्शन हुआ 47 के बाद कब? 52 में। इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो 5 साल चलेगी ना। तो 15 अगस्त 47 के बाद भारत में फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। उसमें भी कांग्रेस जीती। फिर नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? फर्स्ट इलेक्शन इंडिया में कब हुआ? 1952 में। इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? शांति से, आराम से। इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? 52 में। पहली सरकार बनी 47 में, लेकिन उस समय चुनाव नहीं हुआ। उस समय सर्वदलीय सरकार बनी, और उसकी मुखिया बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो सरकार बिना चुनाव के थी। हालांकि चुनाव हुई,
लेकिन उसको हम लोकसभा नहीं कहेंगे, उसको संविधान सभा कहेंगे, क्योंकि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ संविधान बनाएंगे, वो सरकार बनाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए हम पहले चुनाव से जो बनी उसको कहते हैं संविधान सभा। लोकसभा का पहला गठन कब होगा? 1952 में। क्लियर है ना? और 1952 में भी चुनाव कौन जीते? कांग्रेस, नेहरू जी की लीडरशिप में, और कांग्रेस की सरकार बनी। फिर नेक्स्ट इलेक्शन कब हुआ? सेकंड इलेक्शन इंडिया में कब हुआ? कब हुआ? आफ्टर 5 ईयर। तो इमेजिन करो, सोचो। अरे फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। 52 में। जोर से बोला करो। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ? 1952 52 में।